क्या ये ममता बनर्जी का सरेंडर इसको कहा जाएगा? क्या चुनाव से पहले एक तरीके से ममता बनर्जी हार कबूल करती नजर आ रही है, क्योंकि अब वो गठबंधन की बात कर रही है। वो क्या ये मान रहे हैं कि उनसे अकेले नहीं हो पाएगा? मतलब अकेले वो नहीं लड़ पाएंगी, क्योंकि चुनाव में अभी 4 से 5 महीने हैं। लेकिन दीदी को हार का डर शायद अभी से सताने लगा है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऑफर दे रही है ममता बनर्जी। टीएमसी के वरिष्ठ सांसद है, ध्यान से सुनिएगा, सौगत राय, वो कह रहे हैं कि अगर लेफ्ट और कांग्रेस वास्तव में बीजेपी के खिलाफ हैं, तो उन्हें सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ ममता का साथ देना चाहिए। मतलब मिलकर मोदी वर्सेस ऑल बंगाल में भी कि लेफ्ट और कांग्रेस ममता का साथ दे। कांग्रेस पता क्या कह रही है? कांग्रेस कह रही है कि अगर दीदी मोदी के खिलाफ लड़ने की इतनी इच्छुक है तो कांग्रेस में विलय कर ले। लेफ्ट भी ये कह रहा है कि दीदी गठबंधन को इतनी बेचैन क्यों हो रही है, वजह क्या है? तो दिलीप घोष कह रहे हैं कि ये टीएमसी की हताशा को दर्शाता है कि टीएमसी ने हार कबूल कर ली है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय, आपको बता दें, राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल प्रभारी, उन्होंने एक और बड़ा दावा किया है। टूट का दावा कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। उनके मुताबिक टीएमसी के 41 विधायक बीजेपी के संपर्क में है। कैलाश विजयवर्गीय वो मेरे साथ कुछ सेकंड्स में जुड़ेंगे, मेरी उनसे बात हुई है, मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन जो 5 सवाल रहने वाले हैं वो एक बार आपको जल्दी से बता देते हैं कि क्या ये ममता बनर्जी का सरेंडर है? क्या ये सवाल हमारा रहेगा? क्या चुनाव से पहले दीदी जो है वो डर गई है क्या? मतलब टूट के डर से ममता का सरेंडर है क्या? क्योंकि पार्टी टूटती जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि 41 विधायकों के संपर्क में हूं मैं। दूसरा बड़ा सवाल, क्या मोदी से डर गई दीदी? तीसरा बड़ा सवाल, एक एक करके जल्दी से एक बार आपको सवाल दिखा देते हैं। सवाल नंबर 3, मतलब दिखी हार, दीदी गठबंधन को बेकरार। मेरे साथ नुपुर शर्मा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मेरे साथ प्रवीर बिस्वास जो कि टीएमसी के प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं शुभराष्ट्र, आपका भी स्वागत, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले नुपुर, अब तो बंगाल में भी महागठबंधन पर आपको होता नजर आ रहा है क्या? सभी को नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार और मकर संक्रांति और पोंगल की बहुत शुभकामनाएं। पर आपको सच में ये होता नजर आ रहा है क्या? सबसे पहली बात तो दीदी पता नहीं क्या अपने आप को इतनी कद्दावर समझती है, तो क्या जरूरत आन पड़ी कि बाकी वाम दल और कांग्रेस पार्टी को कहने की कि आके मेरे साथ जुड़ जाइए, गठबंधन करते हैं। और वहीं पे जो कांग्रेस ने जो पलटवार किया है कि आप हम अपनी पार्टी हमारे साथ जोड़ लीजिए, गठबंधन छोड़िए। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि ये बैसाखी ढूंढने की जो जरूरत आन पड़ी एकदम से, इसका मतलब कि नॉट एवरीथिंग इज ओके। और मैं इतना जरूर कहूंगी कि वो पार्टी जो एक जमाने में 0 से 4 से 10 से अब 41% वोट शेयर लेके 18 सीटों पर लोकसभा में है, जिसने अपने बहुत, और आज मैं आपके द्वारा दर्शकों से कहना चाहूंगी कि हम लोगों को दुख है कि करीबन 150 हमारे कार्यकर्ताओं किस तरीके से बेरहमी से मौत की गई है, किस तरीके से उनको मौत के घाट उतारा गया है, और केवल टीएमसी के ये गुंडाई कार्यकर्ताओं द्वारा। तो आज मैं कहूंगी दिस इज जस्टिस है ये, मतलब कि देर जरूर है, अंधेर नहीं है। और ये मैं आज जो ये घबराहट है उनकी, एक एक करके जो इनके बड़े कद्दावर नेता उनको छोड़े चले जा रहे हैं, ये उनकी घबराहट बोल रही है कि बैसाखी जरूरत आन पड़ी है। टीएमसी के गुंडे कार्यकर्ता जिनको आप कह रही हैं, या कह रही हैं कि टीएमसी के लोगों ने 150 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या की, उनकी मौत हुई, उन्हीं टीएमसी के नेताओं को आप शामिल भी करा रही हैं, तो ये कैसी श्रद्धांजलि है? मैं इतना कहूंगी कि जिनके खिलाफ टीएमसी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ आरोप है, उनके खिलाफ तो केस भी चल रहे हैं। ये आज कितने भी बड़े, बहुत बड़े प्रवक्ता हमारे सामने टीवी पे आके कहते हैं कि आप एक का नाम बता दीजिए, ऐसा कोई केस नहीं है जिनमें जो अक्यूज्ड है उनके ऊपर केस नहीं हुआ या लालचन नहीं लगा। जिनको हमने लिया है उनके हाथों पे खून नहीं लगा हुआ है। वो खुद परेशान है कि आज की तारीख में एक भतीजावाद चल रहा है और बाहरी कुछ लोग लाए गए हैं, जिनके चलते आज कद्दावर नेताओं को बाहर के लोगों की सुननी पड़ रही है और उनको सबमिट करना पड़ रहा है। मेरा मतलब शुभेंदु अधिकारी से है। नहीं, मैं वो सवाल टीएमसी से लूंगा कि क्या दीदी से अकेले नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि 150 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या का आरोप आप लोग लगाते हैं। ये कहा जाता है जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह तक, प्रधानमंत्री तक की श्रद्धांजलि एक तरीके से दी जाएगी इनको। मेरा वो सवाल है कि 41 विधायकों के आप लोग संपर्क में हैं, 11 से 12 विधायक से सांसद सब शामिल हो रहे हैं, तो दाग धुल गए इनके ऊपर से? या तो ऐसा नहीं कि कोई 41 के 41 विधायक जो इनमें शामिल नहीं होंगे, या दाग धुल गए इनके ऊपर से? ये कैसी श्रद्धांजलि? नुपुर, इसका जवाब भी देती हूँ।
हाँ जी। कल अगर आप किसी का खून करके आएंगे, इल्जाम मेरे पे लग जाएगा क्या? बात तो आपने ऐसी कर दी। हाँ, टीएमसी संगठन से लोग जुड़े जरूर हैं, किसी के आदेश पे तो कर ही रहे होंगे, लेकिन क्या ये कहना जरूरी होगा कि जो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे वो भी खूनी हो गए? ये तो मैं नहीं मानती। कोई चोरी करके आएगा कोई अन्य इंसान, तो मैं चोर बन जाऊंगी क्या? ये कैसा लॉजिक है? ये तो मेरे समझ में है। और मैं एक बात और कहूंगी, एक लॉजिक मैं भी दे देता हूँ। हमारा लोकतंत्र है, सुनिए, एक लॉजिक हमारा मैं भी दे देता हूँ लोकतंत्र है, इस मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। हमारा लोकतंत्र है, ये कह देना कि आज के बाद, आज आपने क्योंकि एक संगठन को, एक पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, कल आपकी मनमर्जी के, आप मनमर्जी नहीं रख सकते। क्या आप किसी अन्य दल के साथ भी वाकिफ हो सकते हैं और उनको जाके ज्वाइन कर सकते हैं? ये तो कहीं पे भी नहीं लिखा। ये तो मैं जरूर कहूंगी कि अगर आपने एक संगठन को ज्वाइन कर लिया, एक पार्टी को ज्वाइन कर लिया, राजनीतिक दल को ज्वाइन कर लिया, और अगर आपके ऊपर रोक लग जाती है, तो ये तो मौलिक अधिकार के ऊपर एक, आप मैं बता दो, एक रोक लग जाएगी। नहीं नुपुर, इस दो जवाब हैं इस चीज के। फिर मैं प्रोबीर विश्वास आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि ये आपत्ति मैंने नहीं, बाबुल सुप्रियो ने भी जाहिर की थी। उनकी गाड़ी पर जिसने अटैक किया था उनका भी नाम था सूची में जिनको शामिल कराया जा रहा था, उन्होंने भी आपत्ति दर्ज की थी। नंबर 2, हाँ नहीं किया, मुझे पता नहीं किया, वो बच गए, नहीं किया मुझे पता है, मैं जानता हूं। नंबर 1। नंबर 2, हमले के आरोप कार्यकर्ताओं पर लगते हैं, लेकिन नेताओं के इशारे पर, विधायकों के इशारे पर, सांसदों के इशारे पर। बताइए गलत हूं मैं तो? नहीं, मैं वही तो कह रही हूं, जब तक कि राजनीतिक दल जो वहां पे राज्य सरकार चला रहा है, उनका जब तक मर्जी नहीं होगी तब तक ये नाम सामने नहीं आएंगे कि ये लोग आरोपी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा। लेकिन मैं इतना भी बता दूं, जितने तमाम लोग आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में हैं, उनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं है। ठीक है। प्रोबीर विश्वास अकेले नहीं हो पाएगा? पहले तो आप मेरा नाम ठीक से लीजिए। मेरा नाम प्रोबीर विश्वास नहीं है, मेरा नाम प्रोबीर विश्वास है। पहले तो नाम ठीक से लिया कीजिए आप लोग। ठीक है, प्रोबीर विश्वास, नाम ठीक से बोलिए जी। नहीं, विश्वास नहीं, विश्वास, नाम ठीक से लिया कीजिए जी। यस, अभी अकेले नहीं हो पाएगा गठबंधन का, नहीं अकेले नहीं हो पाएगा। अकेले हम 200 पार करेंगे, ये तो तय है। अब खलबली मची है बीजेपी के अंदर। हम चाहते हैं कि जितने भी सेकुलर फोर्स हो, सारे बंगाल सिर्फ नहीं, पूरे भारतवर्ष में एक हो जाए सेकुलर फोर्स, क्योंकि ये राम के नाम पे, गौ माता के नाम पे जो हत्याएं हो रहा है देश पे, हर जगह पे, इसके खिलाफ हम लड़ना चाहते हैं। बंगाल में हम अकेले काफी है हम अभी आपको रिपीट कर रहे हैं, अकेले हम लड़ेंगे तो भी हम 200 सीट पार कर रहे हैं, ऐसा हर जगह से रिपोर्ट आ रही है। लेकिन ये बीजेपी एक परसेप्शन आप अभी खत्म करवा देना चाहते हैं। 2 मिनट भी नहीं बोला मैं। अभी बीजेपी ये परसेप्शन खड़ा करना चाहता है कि बंगाल में बीजेपी आ रही है और तृणमूल जा रही है, लेकिन ये परसेप्शन बंगाल के लोग समझते हैं। ऐसे परसेप्शन हम पहले भी देखे, पुलवामा में ऐसे परसेप्शन सुशांत सिंह राजपूत लेके बिहार में भी देखे हैं, लेकिन बंगाल में ये परसेप्शन नहीं चलेगा। बंगाल में बीजेपी 3 अंक पार नहीं करेंगे, वो 90 के घर पे ही रह जाएंगे वो। ठीक है प्रोबीर भाई, लेकिन दिक्कत ये है कांग्रेस आपको घास नहीं डाल रही और आप पीछे पड़े हुए हैं। कांग्रेस आपको कह रही है विलय कर लीजिए ना, फिर टीएमसी। फिर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं, अब मैंने बीच में नहीं टोका, आप मुझे मत टोकिए ना प्रोबीर भाई। आप कांग्रेस आपको घास नहीं डाल रही है, कांग्रेस कह रही है कि इतने ही अगर आपको इच्छुक हैं बीजेपी से लड़ने के लिए तो विलय कर लीजिए। वैसे आपका हाल विलय वाला ही हो जाएगा, विधायक ही नहीं बचेंगे विलय के लिए भी, जिस तरह के हालात है। क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय दावा कर रहे हैं 41 आपके विधायक संपर्क में है। मेरे साथ कैलाश विजयवर्गीय एक बार लाइव जुड़ गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल बीजेपी के प्रभारी लाइव जुड़ चुके हैं। स्वागत है कैलाश विजयवर्गीय जी। 41 के संपर्क में है, 41। हाँ जी, पर हम सबको नहीं लेंगे। हम ऐसे लोग जो गो तस्करी करते हैं, ऐसे लोग जो भाइकों के साथ कोल माफिया से जुड़े हुए हों, ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं लेंगे। हम जो साफ सुथरी छवि के लोग होंगे जनता में, उनको ही लेंगे हम लोग। मतलब ये लिस्ट आपके पास कहां से आई? इन लोगों ने अप्रोच किया आपको? सब बात कर रहे हैं रोज। ये बहुत कोशिश करने के बाद भी हमसे कोई फेस टाइम पे बात करता है, कोई अलग से आके बात करता है, और हमारे टच में है सब लोग। तो 41 अब तक आपसे बात कर चुके हैं? जी हाँ। उसमें मिनिस्टर्स भी हैं, एमएलए भी हैं। ये नंबर बढ़ भी सकता है? हाँ, बढ़ सकता है। बाकी हम 41 को नहीं लेंगे। मैं फिर इसको रिपीट करना चाहता हूँ, क्योंकि हम उन्हीं लोगों को लेंगे जिनकी छवि समाज में अच्छी होगी, जो इनके भाइपों के साथ जो गो तस्करी में थे, जो कोल माफिया के साथ थे, उनको हम नहीं लेंगे।
तो ये जब शुभेंदु अधिकारी शामिल हुए थे तब अमित शाह ने कहा था कि ममता अकेली रह जाएंगी। सीरियसली ले लिया आप लोगों ने काफी? देखिए, अभी तक तो हम समझ रहे थे कि जनता नाराज है ममता जी से, पर जनता के बाद उनके टीएमसी में भी भयंकर नाराजगी। अब टीएमसी की तो छोड़िए, उनके परिवार में नाराजगी, मैं उस राज को नहीं खोलूंगा, अभी समय आने पर आपको बताएंगे। पर उनके परिवार में भी उनसे और भाईपों से नाराज है लोग, और इसलिए परिवार के बीच में हम कोई चर्चा नहीं करना चाहते। पर टीएमसी में उनके खिलाफ बहुत जबरदस्त नाराजगी है। लोगों ने चुनाव लड़ा विधानसभा का, सांसद का, पर खीर खाने वाली एक नई टीम भाईको के आ गई, जिन्होंने सिंडिकेट राज चलाया, जिन्होंने कोल माफियाओं के साथ संपर्क किया, जिन्होंने गो की तस्करी करी, जो गोल्ड माफियाओं के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक अलग तंत्र माफिया ने भाईपो ने खड़ा करके और विधायकों को और सांसदों को पंगु बना दिया। इसलिए टीएमसी की बहुत बड़ी एक नाराजगी है सांसदों की और विधायकों की, जो हमारे संपर्क में है। अच्छा, आपने नाम नहीं लिया, लेकिन मैं बता देता हूं, आप दरअसल कार्तिक बनर्जी का जिक्र कर रहे हैं। आप मुझे पता नहीं बोलेंगे अभी, दरअसल ममता बनर्जी के भाई हैं कार्तिक बनर्जी। आपकी मुस्कान ने सब बता दिया मेरे को। और कार्तिक बनर्जी जो है वो अभिषेक बनर्जी से बहुत खुश नहीं है। और वो जो दूसरा आपने जिक्र किया था कि उन्होंने पूरा नेक्सस क्रिएट कर रखा है, तो आप नाम लेना चाहेंगे? कार्तिक बनर्जी की ही बात कर रहे हैं आप कैलाश जी? मैं राजनीति में परिवार को छेड़ना नहीं चाहता, पर अब काफी चीजें ओपन हो चुकी है, उसमें कुछ हद तक आप भी सही हैं, और इसलिए मैं पर अपने मुंह से नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा, नाम मत लीजिए, लेकिन उनसे बात चल रही है ममता बनर्जी के भाई से, कार्तिक बनर्जी से। आप मत नाम लीजिए, उनसे बात चल रही है। इस पर मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, अभी परिणाम आएगा जब बता दूंगा। बात हुई है? परिणाम आएगा जब बताऊंगा। उन्होंने अप्रोच किया है? परिणाम आएगा जब बताऊंगा। परिणाम जल्द आएगा? निश्चित रूप से आ सकता है। आ सकता है। कार्तिक बनर्जी के बीजेपी में शामिल होने पर परिणाम जल्द आ सकता है। ठीक है सर, आपने खबर दे दी मेरे को। जी, मैंने ऐसा नहीं कहा, खबर आपने बनाई। गलत बनाई है तो बता दीजिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बोल दीजिए मैं गलत बोल रहा हूं। नहीं, मैं इसके ऊपर पता नहीं, कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मेरे पास अभी इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। तो मैं ये खबर गलत बोल रहा हूं कि कार्तिक बनर्जी से पर परिणाम आ सकता है, ये मुझे नहीं बोलना चाहिए अभी। जब तक परिणाम नहीं आया जब तक तो नहीं बोलना चाहिए। परिणाम आ सकता है ये तो बोल सकता हूं कैलाश जी। नहीं, अब आप तो कुछ भी बोल सकते हो, पत्रकार हैं, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ है, इसलिए आपको रोक तो सकता नहीं हूं मैं। उन्होंने कांटेक्ट किया ये तो बता दीजिए, बस एक तो खबर दे दीजिए। आप मतलब बता रहे हैं परिणाम जल्द आ सकता है, उन्होंने कांटेक्ट किया, आपने किया, या बात चल रही है? अमन जी, कुछ बात इशारों से समझ जाना चाहिए। ठीक है, 10 दिन 15 दिन? हाँ, 2 हफ्ते इंतजार करिए। 2 हफ्ते में कार्तिक बनर्जी नाम नहीं लेंगे? मैं नाम नहीं ले रहा हूं। ठीक है सर, आप नाम नहीं ले रहे। चलिए, मेरा अगला सवाल, टीएमसी नेताओं से सोनार बांग्ला बनाएंगे फिर? बागियों के भरोसे हैं क्या? अब 41 आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, इससे पहले 11 आ चुके हैं, तो सब टीएमसी के नेता, फिर टीएमसी के नेता, बीजेपी के चुनाव चिन्ह, फिर चुनाव चिन्ह बचा, सारी तो पार्टी टीएमसी की हो जाएगी फिर। मैंने ये कहा कि मैं 41 लोगों को ले रहा हूं पार्टी में। मैंने कहा कि 41 लोग संपर्क में हैं, बाकी हम लेंगे कुछ चुनिंदा लोगों को ही, जो कि कम से कम इन तस्कर माफियाओं से दूर हो। लेकिन कैलाश जी, 11 विधायक, एक सांसद और एक पूर्व सांसद पहले ही आ चुके हैं। 41 में से चलिए 10, 12, 15 तो लेंगे ही लेंगे, आधे लेंगे, कुछ तो ले, तो 20, 25। तो मेरा बस वही सवाल था कि बागियों के भरोसे हैं क्या? नहीं, 94 सीट्स है सर, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आपका भी कोई आदमी वहां पर अच्छा हो तो बता देना, उसको भी टिकट दे देंगे। तो फिर 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की मौत, वो श्रद्धांजलि, उनका क्या होगा फिर सर? वो तो देखिए, ऐसा है कि जो हमने बलिदान दिया है, जो हमारे कार्यकर्ताओं ने जो बलिदान दिया है, निश्चित रूप से वो बेकार नहीं जाएगा। और प्रदेश की जनता ये देख रही है कि हिंसा की राजनीति समाप्त करना है, और हमें ये भी मालूम है कि हमें 4-5 महीने में और बलिदान देना है। हम बलिदान देकर इस प्रदेश में शांति लाना चाहते हैं, हिंसा की राजनीति खत्म करना चाहते हैं, माफिया राज समाप्त करना चाहते हैं, घुसपैठियों को रोककर देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए हम एक ढाल बनना चाहते हैं। और इसलिए हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है, सिर्फ सरकार बनाना और मुख्यमंत्री बनाना नहीं है। देश के आंतरिक सुरक्षा जो धीरे धीरे खतरा बढ़ रहा है, उसको बचाना भी हमारा दायित्व है। एक आखिरी सवाल, ममता बनर्जी गठबंधन करना चाह रही हैं कांग्रेस और लेफ्ट से?
देखिए, ममता जी की राजनीति मुझे समझ में तो नहीं आती है जी। आप शायद समझ सकते हो कि यहाँ पर वो कभी टीएमसी को गाली देती है, कभी कांग्रेस को गाली देती है, कभी सीपीएम को गाली देती है, और जब लेकर लग रहा है कि उनकी ज़मीन खिसक गई तो अब उनको बुला रही हैं कि आप आ जाओ, हमसे गठबंधन कर लो। और मैं समझता हूँ कि उनका अहंकार टूट गया है। वो समझ गई है कि हमारी ज़मीन खिसक गई है, और इसलिए कांग्रेस और सीपीएम को उन्होंने ऑफर दिया, पर उनको शायद झटका लगा होगा। दोनों ने उनको झटकार दिया कि नहीं, हमें कुछ नहीं। अधीर ने कहा कि आपको यदि आना हो तो टीएमसी को कांग्रेस में विलय कर लो, हम आपके साथ नहीं आएंगे। तो ये आप समझ सकते हैं कि अधीर, कांग्रेस जो कि हमसे भी काफ़ी पीछे, वो अगर खड़े होकर चुनौती दे रहे हैं ममता जी को कि हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, टीएमसी को मिलाना तो हम पे विलय कर लो। आप समझ सकते हैं कि मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस भी समझ रही है कि अब टीएमसी की दुकान बंद होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय जी, और 2 हफ्ते बाद फिर से आपसे बात करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कैलाश विजयवर्गीय नाम नहीं लिया, लेकिन ममता बनर्जी के भाई हैं कार्तिक बनर्जी, उनको लेकर भी चर्चा थी, और वो इशारों में कैलाश विजयवर्गीय काफी हद तक कह गए काफी कुछ कि 2 हफ्ते में कोई खबर आपको मिलेगी। परिवार के लोग भी आना चाह रहे हैं, और क्योंकि अभिषेक बनर्जी का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने काफी हद तक बता दिया। 41वें प्रोबीर कुछ कहना चाहेंगे? 41 संपर्क में है, और ममता बनर्जी के भाई कार्तिक बनर्जी की तरफ भी इशारा कर रहे थे कैलाश विजयवर्गीय। प्रोबीर, ये कैलाश जी जो बोल रहे थे भाईपो, ये भाईपो कौन है? एक बार जरा क्लियर करेंगे, ये भाईपो कौन है? मुझे तो समझ में नहीं आया। भाईपो मतलब कौन है? टीएमसी में बीजेपी भाईपो नाम का कोई लीडर नहीं है। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? और ये बोल रहे हैं टीएमसी का दुकान बंद करने वाले हैं। लेकिन हम ये राजनीति को दुकान धंधा नहीं समझते। उनके लिए धंधा होगा, उनके लिए दुकानदारी होगा, अपने लिए जनसेवा है राजनीति। हम दुकान नहीं चलाते, जनसेवा करते हैं। वो दुकान चलाते हैं, धंधा उनका बंद हो सकता है, लेकिन जनसेवा कभी बंद नहीं होगा। ममता बनर्जी जो जनसेवा कर रही है पूरे बंगाल में 10.5 करोड़ लोगों को, वो जनसेवा चालू रहेगा। और मैं बता रहा हूँ आपको अमन जी, ये 200 के ऊपर विधायक लेके हम जनसेवा करेंगे फिर से। और ये जो 41 आदमी का गठबंधन को इतना बेचैन क्यों है दीदी? बस ये मैं जानना चाह रहा था। अगर जीत को लेकर जितने आश्वस्त आप हैं प्रोबीर भाई, जीत को लेकर जितने आश्वस्त आप हैं प्रोबीर भाई, ममता बनर्जी उतनी आश्वस्त होती तो फिर गठबंधन को लेकर वो नहीं बात करती। नहीं, नुपुर जवाब दे देती है, उसके बाद मेरे को आगे बढ़ना है। शुभराष्ट्रा भी हैं और फवाद हलीम भी मेरे साथ जुड़ गए, लेफ्ट के नेता। नुपुर एक बार बोलिए। आप कितना भला करेंगे, नहीं करेंगे, तो इसी चीज से साफ हो गया कि टीएमसी का हर दूसरे दिन एक अखबार में न्यूज आ जाती है कि टीएमसी का ये कटावर नेता छोड़ना चाह रहा है, वो कटावर नेता छोड़ने जा रहा है, छोड़ भी देता है। अमन जी, मैं इनके ऊपर नहीं बोलना चाह रही, इनकी आवाज बंद करेंगे, मैं अपना जवाब देना चाहूंगा। एक एक करके बोलेंगे ना प्रोबीर, उनको बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। एक एक करके बोलेंगे, ऑडियो ओवरलैप नहीं होगा, ठीक है? आप 1 मिनट जवाब देने नहीं देते। अच्छा चलिए, एक काम करिए, एक मिनट ऊपर उनको कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए प्रोबीर, बोलिए, आप बोलिए प्रोबीर, आप बोलिए, कंप्लीट कर लीजिए, एक एक करके बोलेंगे। बोलिए प्रोबीर। हाँ, बोलने तो खत्म तो करने दो आप, नहीं तो मत बुलाया करो आप लोग। प्रोबीर भाई, शुरुआत आपसे करी, दोबारा आपके पास आया, सबसे ज्यादा आपको बोलने को दिया। ये विक्टिम कार्ड क्यों खेलते हैं? विक्टिम कार्ड मत खेला करिए, बोलिए। ऐसा मजाक हमसे मत क्या कीजिए, ऐसा मजाक नहीं। बुला के किसी को आप अपमान नहीं कर सकते। सवाल करते हो तो उसका जवाब भी लिया। प्रोबीर भाई, 2 बार आपके पास आया हूँ, सबसे ज्यादा आपको टाइम दे रहा हूँ। ये विक्टिम कार्ड बोलिए, ऐसे मत बुलाया करो। अगर विजय बात सुनना है आपको, दिन भर चलाओ आप। बोलिए प्रोबीर, बोलिए। अच्छा, बौखलाइए नहीं, बोलिए प्रोबीर, बोलिए। बौखलाने का बात नहीं है, आप ऐसे मत करो। आप लोग, आप बीजेपी का सवाल लेते हो, बीजेपी का जवाब आधा घंटा लेते हो, और टीएमसी 30 सेकंड बोलने के बाद तुरंत फिर बीजेपी चलिए टाइमर चला दीजिए भाई, चलिए टाइमर चला दीजिए प्रोबीर भाई का, टाइमर चला दीजिए। 1 मिनट बोलिए प्रोबीर भाई, बोलिए प्रोबीर। ये जो विजयवर्गीय जी 41 का हवाई बातें कर रहे हैं, और ये कभी बोल रहे हैं ममता बनर्जी का परिवार से कोई आएगा, ये आएगा, वो आएगा, परिवारवाद कहते हैं। इनका विधायक, इनका सांसद है अर्जुन सिंह, जिनका लड़का विधायक है, मुकुल रॉय, उनका लड़का विधायक है। परिवारवाद पर उनका खुद का लड़का विधायक है। तो ये परिवारवाद उनके मुंह से शोभा नहीं देते, नंबर 1। और 41 विधायक का जो बात हवाई बात कर रहे हैं, और ऊपर से ये कह रहे हैं हम सबको नहीं लेंगे, मतलब 41 नंबर उनके पास है ही नहीं, है 1-2, लेकिन वो बोल रहे 41। और 14 दिन बाद हम आएंगे आपके शो में, आप बुलाओगे तो हम देखना चाहते हैं 41 में से कितना आदमी उनके साथ जाता है।
और एक बात मैं आखिरी बात कर रहा हूं कि मुकुल राय जब चला गया था टीएमसी छोड़ के बीजेपी में, तो ऐसा लगा था कि टीएमसी दो भाग हो गया। मुकुल राय के साथ आधा आदमी चले जाएंगे, एक भी आदमी नहीं गए। शुभेंदु अधिकारी गए तो लगा कि ऐसा बहुत आदमी चले जाएंगे, एक भी नहीं गए। अब भी जितने भी नेता जाए, टीएमसी के साथ कर्मी है, कर्मी लोग रहेंगे और टीएमसी नेता बनाते हैं। टीएमसी मुकुल अधिकारी को बनाते हैं और बनाया नेता को बीजेपी नहीं जानकारी नहीं होगी, कोई बात नहीं। ठीक है प्रोबीर, आपको पता नहीं शायद तो शुभेंदु अधिकारी के साथ जो आपके विधायक है, तापसी मंडल, अशोक डिंडा, सुदीप, मतलब एक पूरी लिस्ट है मेरे पास। मेरे ख्याल से 6 टीएमसी के विधायक हैं, 6 टीएमसी के विधायक हैं और कई नेता हैं, कई लोग छोड़ के गए हैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। नुपुर, उसके बाद फौद अलीम और शुभराष्ट्रम आपके पास आ रहा हूँ। नुपुर, नहीं बोलेंगे, आधी डिबेट पे ये बोल चुके हैं, हमारे को भी बोलने का मौका मिले प्लीज। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि एवरीथिंग वाज वेरी फाइन एंड फैंसी इन योर गार्डन, Why was every other leader, मतलब हर दूसरे दिन हमारे को ये सुर्खियों में क्यों पढ़ना पड़ता है कि भैया अब ये कद्दावर नेता छोड़ के गया, वो कद्दावर नेता छोड़ के गया। और अगर सब कुछ इतना बड़ा ही था तो मुझे बता दीजिए, शुभेंदु अधिकारी जी के साथ 9 एमएलए और उनके साथ 40 कद्दावर नेताओं ने ज्वाइन करी है बीजेपी। मैं इतना पूछना चाहती हूँ आपसे कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपने बहुत ही बेरहमी और बदतमीजी करके उनके पिताजी को पोस्ट से हटा दिया? आपसे क्यों नहीं ये पच पा रहा है? आप कह रहे हैं हम कोई परिवारवाद नहीं करते, तो मुझे बता दीजिए कि शुभेंदु अधिकारी जी की अगर उन्होंने पार्टी छोड़ी तो उनके पिताजी को क्यों हटाया आपकी पार्टी ने? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा, भैया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नंबर 28 पे हैं, आप आंखें खोल के देखिए। अगर आप सोशल वेलफेयर के बारे में जानेंगे, सैनिटेशन के बारे में जानेंगे, हाउसिंग के बारे में जानेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आप करीबन 1% भी अपना बजट नहीं इस्तेमाल करते इन लोगों की, गरीब लोगों की तकलीफें जानने में। आपने केंद्र सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत जैसी बड़ी स्कीम क्यों ना हो, आपने लागू ही नहीं होने दी। आपने अपने किसानों की लिस्ट बना के केंद्र में नहीं दी कि कोई भी अगर योजना केंद्र सरकार के द्वारा उनके पास पहुंच सके, वो बीमा योजना हो गई, सिंचाई योजना हो गई, आपकी पीएम की सम्मान निधि योजना हो गई, आप तो बताते ही नहीं है। प्रॉब्लम आपकी ये है कि आप घबरा गए, नहीं तो आपको बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती। आपने इसका जवाब अभी तक नहीं दिया। फौद हलीम साहब हमारे साथ, उसके बाद शुभराष्ट्र मैं आपके पास आऊंगा। फौद हलीम, क्यों मना कर रहे हैं भाई? अगर ममता बनर्जी गठबंधन को बेकरार है, वो ममता बनर्जी अगर गठबंधन को बेचैन है, वो करना चाहती है अलायंस, आपको क्या प्रॉब्लम है उनसे? फौद हलीम, लेफ्ट क्यों नहीं करना चाहता ममता बनर्जी के साथ गठबंधन? देखिए, आपको 3 विषय समझने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि 11 जनवरी को शुभेंदु अधिकारी ने आह्वान किया कि लेफ्ट और सेकुलर फोर्सेस भारतीय जनता पार्टी के समर्थन करें, और 13 तारीख को सौगता राय ने कहा कि तृणमूल को समर्थन चाहिए लेफ्ट और सेकुलर फोर्सेस की। तो पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और सेकुलर फोर्सेस एक ताकत के रूप में उभर रही है, और ज़मीनी जो आंदोलन हम लोग चला रहे हैं उसका समर्थन, जन समर्थन बढ़ रही है। इसीलिए बौखला गए हैं भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में ज़्यादा फर्क नहीं है। 34 साल हमारा राज में भारतीय जनता पार्टी ने अपने बीज हमारी पश्चिम बंगाल की मिट्टी में बो नहीं पाई, इसलिए 10 साल तृणमूल शासन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट तय करने के लिए तृणमूल के लोगों को अपनाने पड़ रहे हैं। उनका खुद का संगठन यहाँ बंगाल में उस तरीके से बना नहीं पाए। 34 साल का असर आज भी आपको भारतीय जनता पार्टी के संगठन में मिलेगी। तीसरी बात यह है, आपको समझना पड़ेगा कि जो लोग तृणमूल कांग्रेस के अत्याचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के तरफ रुख कर रहे थे, ये समझ करके कि भारतीय जनता पार्टी तृणमूल की जो कुशासन है उससे मुक्ति लाएगी, जब भारतीय जनता पार्टी ने पूरा होड़ के होड़ तृणमूल के लोगों को अपने साथ ले लिए, तो जमीन पर लोग कह रहे हैं कि झंडा बदलेगा, फूल बदलेगा। तृणमूल का जो फूल है वो पद्म फूल में परिवर्तन होगा, लोटस में परिवर्तन होगा, कि लोग में कोई तब्दीली नहीं रहेंगी, लोग वही रहेंगे। आप देखें ना, जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता ने तृणमूल से सवाल किया क्यों आपने अपना जिला अध्यक्ष को बदल दिया, माने तृणमूल के पार्टी संगठन के बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके चैनल में सवाल उठा रही है। माने संगठन तो एक ही है, उन्हीं का संगठन, इसीलिए उनको खेद है, उनके रोष है, उनका गुस्सा है, इसीलिए वो सवाल उठा रही है। तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल एक साथ काम किए, उनका पैदाइशी एक साथ हुई है।
98 साल में तृणमूल कांग्रेस की पैदाइश हुई थी भारतीय जनता पार्टी के गोद में, और 6 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी जिंदाबाद स्लोगन दे करके उन्हें मंत्री बना के रखी, और तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद स्लोगन 9 साल तक लगा करके यहाँ पे पश्चिम बंगाल में संगठन उन्होंने की है यहाँ पर। तो बंगाल के आवाम के सामने में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में नीतिगत ज्यादा फर्क नहीं है, संगठन में भी ज्यादा फर्क नहीं है। एक ही लोग है जो लोग अपना चुनावी चिन्ह बदल करके कभी यहाँ से खड़े होते हैं और कभी वहां से खड़े होंगे। हम लोग पश्चिम बंगाल में बुनियादी सवाल किसानों का आंदोलन को हम लोग शरण करते हैं। एक सवाल हम लोग यहाँ पे नौकरी का सवाल है जो मूल मुद्दा है, दुश्मन कौन, महिलाओं का सुरक्षा का जो मामला, ये सब मामला ज्यादा बड़ा दुश्मन कौन सा, मोदी या दीदी? हमने तो स्पष्ट कर दिया कि मोदी साल का 6 साल का जो कुशासन है और दीदी का 10 साल का कुशासन, ये दोनों दलों का जो कुशासन का प्रभाव जो बंगाल में पड़ा है, इसमें अगर मोदी को हम लोग हटाना चाहते तो दीदी को हटाना बहुत जरूरी होगा यहाँ से। तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक सिक्के के इस पीठ और उस पीठ, ज्यादा फर्क नहीं है। जो लोग आज यहाँ पर है वो लोग कल वहां पर जाएंगे। और आपने हंसी देखे कैलाश विजयवर्गीय के चेहरा में आपने हंसी देखा है कि ममता बनर्जी के परिवार के लोग को वो सदस्य बनाने के लिए कितने उत्सुक है, माने क्षमता की कितनी लालसा है, ये आप कैलाश विजयवर्गीय का चेहरा में आपने देखा है आज। ठीक है, शुभराष्ट्र जी। अमन जी, मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रबीर दास से स्पेशल निवेदन करती हूँ कि आज वो घर जाकर पीठा खाएं, थोड़ा सा दिमाग शायद शांत होगा और मुझे भी बोलने का वो मौका देंगे। प्रबीर दा, राजनीति में तो बहुत सारी अटकलें, इधर से उधर नैरेटिव, काउंटर नैरेटिव्स बनेंगे, लेकिन मैं बिहार प्रदेश से आती हूँ और मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि कुछ समय पहले हमारे यहाँ चुनाव संपन्न हुए। पूरे चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान, चाहे वो पक्ष हो या वो विपक्ष हो, हमेशा सभी ने डेवलपमेंट की बातों पर चुनाव लड़ा। ऐसा क्या कारण है कि पश्चिम बंगाल में बड़े बड़े कैंपेन मैनेजर्स जुड़े हुए हैं और कोई डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा? न तो पक्ष डेवलपमेंट की बात करता है, न विपक्ष डेवलपमेंट की बात करता है। हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस को जब हम देखें तो वेस्ट बंगाल देश के निचले पायदान में वो अव्वल नंबर ला रहा है। ऐसे सिचुएशन में अगर टीएमसी के प्रवक्ता भी आकर केवल दलगत राजनीति की बात करते हैं तो थोड़ा अटपटा लगता है। इस बात की मैं मीमांसा इसलिए कर रही हूं अमन जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो, लेफ्ट हो या कोई भी और संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, उनका काम है ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज पे, नेताओं के इश्यूज पे, करप्शन के इश्यूज पे सवाल उठाना। लेकिन अगर टीएमसी ने इतना बढ़िया काम किया होता तो आज केवल और केवल बड़े बड़े होर्डिंग्स पे ममता बनर्जी के डेवलपमेंट के चर्चे होते। अभी पता चला मुझे, जब मैं न्यूज रिपोर्ट्स पढ़ रही थी आपके चैनल पे आने के पहले, तो मुझे पता चला कि अर्बन एरियाज में जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको मुआवजा ज्यादा दिया गया है दीदी के द्वारा। मैं पूछना चाहती हूँ कि रूरल बंगाल में ऐसा क्यों नहीं किया गया? इसके पीछे की भी जो राजनीति है वो भी समझने की जरूरत है। अर्बन एरियाज हमेशा से भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी नेशनलिस्ट पार्टी हो, सबसे पहले वहां जाकर फोकस किया जाता है। तो ये जो डेवलपमेंट का जो डेमोक्रेटाइजेशन जिसको कहते हैं, वो स्वयं बंगाल में नहीं हो पा रहा है। पूरी की पूरी जो न्यूज फीड है, गूगल न्यूज फीड है, वो पटी पड़ी है केवल हिंसा की खबरों से। वो पटी पड़ी है। ममता बनर्जी जो गठबंधन को बेकरार हैं, जो वो चाहती हैं कि गठबंधन हो जाए, वो इस वजह से है कि एंटी इनकम्बेंसी है, इस वजह से कि पार्टी में टूट है, इस वजह से उनको हार दिख रही है? क्या वजह है आपके हिसाब से? वो लेफ्ट से हाथ मिलाने को तैयार हैं, वो कांग्रेस से हाथ मिलाने को तैयार है, वो कह रही है कि ममता के साथ मिल जाओ। अगर सौगत राय कह रहे हैं कि आप ममता के साथ मिल जाएं, क्या वजह इसके पीछे? वो डर गई या हार दिख रही है, सरेंडर है या स्ट्रेटेजी है? अमन जी, मैं थोड़ा बहुत जो भी मैंने राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है उस हिसाब से मैं ये जरूर कहूंगी कि ममता बनर्जी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या फवाद हलीम की पार्टी हो, सभी जीतने के लिए चुनाव लड़ने जाते हैं। कई तरह के समीकरण हो सकते हैं, उस समीकरण पे मैं बहुत ज्यादा मीमांसा नहीं करूंगी, लेकिन का जो लॉजिक दिया जाता है, उसका जो तर्क दिया जाता है, उस पे तो सवाल जरूर बनता है। बार बार लेफ्ट के नेता या कांग्रेस या ममता बनर्जी स्वयं सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन ये बात ये बात
पूरी तरह से जग जाहिर है कि भारतीय लेफ्ट और सेक्युलरिज्म का कोई तालमेल है ही नहीं। हम जानते हैं किस तरीके से लेफ्ट ने सेक्युलरिज्म और जो भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स है उसके साथ किस तरीके से दगाबाजी की है हमेशा, और किसी एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ अलाइन किया है। अभी मैं देख रही हूं आपके न्यूज चैनल पे लगातार नीचे में जो डेमोग्राफिक है उसकी बात की जा रही है, लगातार डेमोग्राफी के डेटा दिए जा रहे हैं। जिस प्रदेश में 27% मुसलमान हैं, उस प्रदेश में सेक्युलरिज्म का क्या अर्थ है, ये ना तो ममता बनर्जी बताएंगी, ये ना तो लेफ्ट के नेता बताएंगे, ये ना तो कांग्रेस बताएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बाहर से अगर देखूं एक विश्लेषक के तौर पर, तो मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष सेक्युलर कम्युनल के मामले में क्या रहता है। उनकी एक स्पष्ट विचारधारा है जो लोगों के सामने, जनता के सामने है। तो ये सेक्युलरिज्म शब्द के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है और उनकी आड़ में जो प्रश्रय देने की कोशिश की जाती है इसी 27% को, नुपुर, यही कहा जाता है कि आप लोग कम्युनल हैं, आप लोग सांप्रदायिक हैं, विभाजनकारी हैं, और सांप्रदायिक विभाजनकारी कम्युनल लोगों के खिलाफ कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी, सारे जो सेकुलर फोर्सेस हैं, धर्मनिरपेक्ष, सबको साथ आना चाहिए। वो सेकुलर है, आप कम्युनल हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि सेक्युलरिज्म कहाँ गया था जब ममता दीदी ने पिछले चुनाव में इनका साथ नहीं लिया था। आज ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी। और रही बात फुआद हलीम जी की, जो इतना बढ़ चढ़ के बोल रहे, जरा बता दीजिए कि लोकसभा के चुनाव में एक को छोड़ के बाकी सबकी जमानत जब्त क्यों हो गई थी भाई साहब। बंगाल के अंदर आपका गढ़ माना जाता है, इतने अगर आप कद्दावर तरीके से वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं और आपकी बिल्कुल छाप छोड़े जा रहे हैं और आपके बहुत वोट शेयर बढ़ रहे हैं, तो क्यों जमानत जब्त हो गई एक को छोड़ के? आपका खुद का गढ़ है, इसका जवाब दे दीजिए। क्योंकि आप टीवी पे जितना भी बड़बोलापन कर लें, आखिरकार जनता जनार्दन आप में कितना विश्वास जताती है मतदान के द्वारा, वही सबसे बड़ा बोल होता है। रही बात भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी की, तो मैं इतना बता दूं आपको, ऐसा क्यों होता है कि 6 बारी उच्च न्यायालय कलकत्ता के अंदर बेंच 6 बारी ममता दीदी की सरकार की खिंचाई करती है कि तुमने माइनॉरिटी अपीसमेंट के चक्कर के अंदर अपनी स्कीमें निकाली है, नीतियां बनाई है, वापस लो इनको। ऐसा क्यों होता है कि मुहर्रम का प्रोसेशन निकल सकता है लेकिन हनुमान जयंती का नहीं निकल सकता है? ऐसा क्यों है कि देवी माँ के विसर्जन के लिए जगह है ही नहीं लेकिन आप ईद जरूर खुलेआम बना सकते हैं? जरा ममता दीदी इसका जवाब दे दें। और हाँ, चुनाव के आते आते मौलवियों को तो आपने बहुत जोर शोर से आपने बहुत हल्ला मचा के स्टाइपेंड दे दिया था। आप चुनाव सर पे आ गए, जमीन खिसकती नजर आ गई तो आपको ब्राह्मणों की याद आ गई। मैं माफी चाहती हूँ, ये सारे सवालों के जवाब नुपुर, ये सारे सवालों के जवाब प्रबीर देंगे, लेकिन मेरे सवाल आपसे भी एक सवाल है। जितना मर्जी आप ममता को कोसिए, टीएमसी को कोसिए, इन चुनावों में आप ममता के विधायकों के भरोसे हैं, टीएमसी के नेताओं के भरोसे ज्यादा नजर आ रही हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानती। आखिरकार कैडर हमारा है, नेतागण हमारे हैं, और ऐसा कहा नहीं जा सकता कि यूनिट हमारा नहीं है। मैं वो दिन भी नहीं भूलती हूँ, उस टाइम पे वहां पे कॉर्पोरेशन के इलेक्शन। अगर आज कैलाश विजयवर्गीय मुझे ये बता रहे हैं, एक मिनट, एक सवाल है, अगर कैलाश विजयवर्गीय बता रहे हैं कि 41 हमारे संपर्क में है, उन्होंने कांटेक्ट किया है, इससे पहले जो है 11 विधायक, एक सांसद, एक पूर्व सांसद शामिल हो चुके हैं, 4 से 5 महीने अभी हैं, तो फिर अपनों पर भरोसा क्यों नहीं है? सारे बागियों और बाहर से, मतलब दूसरी पार्टियों से नेताओं, उन पर है क्या ज्यादा भरोसा? अपनों पर भरोसा क्यों नहीं है? तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, हम अपनी टीम को छोटी बना लें क्या, पार्टी को? नहीं तो जिनको आप जिनको कोस रही हैं उन्हीं के नेताओं के भरोसे हैं आप। मैं तो दीदी को कोस रही हूँ, और दीदी को तो आज उनके खुद के ही कार्यकर्ता कोस रहे हैं, तो जाके सवाल उनसे पूछ लीजिए। अच्छा, मेरा तो बात कुछ और, मैं कुछ और कह रही हूँ। आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं अपने आप को, 14 करोड़ की, और ये लोकतंत्र है। शुरुआत मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है कि जो नेतागण और जो कार्यकर्ता आके हमसे जुड़ना चाहता है, हाँ, जैसे कैलाश जी ने साफ कहा कि ये तस्करी के मामले हो, माफियोसी हो, खून के मामले हो, ऐसे लोगों के लिए हमारे पास जगह नहीं है। लेकिन अगर कोई कार्यकर्ता आके देश में सबका साथ सबका विकास की तरफ जाके काम करना चाहते हैं तो हम क्यों रोकेंगे? मुझे समझाइए। हम ऐसे ही बोलते कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, क्यों नीलाबंद कर देंगे हम लोगों को? ठीक है प्रबीर, डूबते जहाज में तो कोई भी नहीं रहना चाहेगा ना प्रबीर। जब जहाज डूबता है तो फिर पाला तो बदला जाता है ना। क्यों छोड़ना चाह रहे हैं सारे नेता? ये जहाज डूब रहा है, ये आपका है, ये परसेप्शन आपका है या बीजेपी का? नहीं डूब रहा होता तो क्यों छोड़ते? नहीं, आप जो छोड़ क्यों रहे वो तो देखिए, कौन छोड़ा? मैं लिस्ट दे देता हूं, आप एक तो सर रिसर्च करके आया करिए ना सर। तापसी मंडल, मैं भी अशोक डिंडा, सुदीप मुखर्जी, सैकत पंजा, शीलभद्र दत्ता, दीपाली बिस्वास, सुख्र मुंडा, श्यामपदा मुखर्जी, बिस्वजीत कुंडू,
मैं सर लिस्ट पढ़ूंगा, मेरा 1 घंटा निकल जाएगा सर, बहुत लंबी लिस्ट है। ये सारे टीएमसी वाले बीजेपी में आ गए हैं। मैं आपको गिनाऊं, सब्यसाची बताइए। दत्त, मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, शोभन चैटर्जी, शंकुदेव पंडा, मैं भी लिस्ट गिनाऊं आपका। पहले आता हूं मैं सब्यसाची दत्त, जिनको बीजेपी कहते थे वो सिंडिकेट माफिया है, आज वो बीजेपी में है। मुकुल रॉय जो शारदा नारदा घोटाले में इसमें इनका नाम आया है, वो है बीजेपी में। शुभेंदु अधिकारी जिसका गो तस्करी में नाम आ रहा है, वो बीजेपी में है। शंकुदेव पंडा जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे हुए थे, बीजेपी कह रहे थे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में फंसा हुआ है, वो बीजेपी में है। अर्जुन सिंह जिनको गुंडा कहते थे बीजेपी के नेता श्रमिक भट्टाचार्य, वो आज बीजेपी में है। तो कौन लोग जा रहे हो तो आप देखो। अच्छा ये सारे जिनके मैं ऊपर हैरान हूं वैसे प्रवीर, और मैं आपको बता रहा हूँ जिनको आपने जितना गुंडा और तस्कर कहा, ये सब टीएमसी में थे अब तक। नहीं, वो तो टीएमसी से हम भगा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हमें TMC में नहीं। थे। ये सारे गुंडे तस्कर टीएमसी में थे। आप जो है गौ तस्कर कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी को, शुभेंदु अधिकारी को आप गौ तस्कर कह रहे हैं। आप गुंडे तस्कर जिनको कह रहे हैं सारे टीएमसी में गुंडे तस्कर थे क्या अब तक, जो बीजेपी में चले गए? नहीं है तो जो गए वो क्यों गए? वो तस्करी यहाँ जब थे तो गुंडे गौ तस्कर नहीं थे, चले गए तो गुंडे हो गए। खुलासा हो रहा है धीरे धीरे सब, तो सब जब खुलासा हो रहा है। गुंडे नहीं थे। शुभेंदु अधिकारी का और खुलासा होगा, आप देखते जाओ, देखते जाओ शुभेंदु अधिकारी का हाल क्या होता है। प्रवीर एक मिनट, नुपुर सब्यसाची दत्त जिन्होंने राजा रहाट न्यू टाउन इलाका में, आपने मुझे एक एक करके 6 नाम गिनाए। प्रवीर आपने मुझे एक एक करके 6 नाम गिनाए। आपने बोला इनमें से कोई गुंडा है, कोई तस्कर है, कोई गौ तस्कर है, कोई बदमाश है। ये सारे टीएमसी में थे, आप बीजेपी में चले गए। तो टीएमसी में भरे पड़े हैं क्या गुंडे, गौ तस्कर, बदमाश? आप ये कह रहे हैं? अरे बीजेपी अभी तो बीजेपी एक वॉशिंग मशीन का नाम बन गया। अब इस वॉशिंग मशीन में जो भी जाएगा धुल के साफ हो जाएगा। ये तो बीजेपी का हाल है। अब बोलिए शोभन चैटर्जी जो पैसा लेते हुए दिखाई दिया, शुभेंदु अधिकारी जिनको पैसा लेते हुए दिखाया इनके वेबसाइट, अब वही उनके दल में। आपने क्यों निकाला? पार्टी से क्यों नहीं निकाला था? अपने दल में क्यों रखे हुए थे गुंडे, गौ तस्कर, भ्रष्टाचारी? हम पार्टी से निकाले ना निकाले, इससे बहुत बड़ी बात होती है कि कौन पार्टी में ले रहा है ये तस्कर लोगों को। अच्छा आपकी पार्टी में है अभी और कितने हैं ऐसे गुंडे, तस्कर, गौ तस्कर? कितने हैं अभी और? अरे जितने भी है वो तो आधा हम छांट दिया, अभी इलेक्शन के पहले और आधा छांट देंगे। अच्छा अभी और हाँ, मतलब वो अभी और छोड़ने वाले, अभी गुंडे तस्कर बचे हैं अभी पार्टी में है, मतलब ये कन्फेशन है बहुत बड़ा, क्योंकि आप ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है टीएमसी के और ये कबूलनामा है। आप ये कह रहे हैं कि गुंडे तस्कर है हमारी पार्टी में जिनको निकाला जाएगा। गुंडे, आप हमेशा अपना बात मेरे मुंह में क्यों बैठा देते हो? नहीं आपने ही तो मुझे बोला अभी प्रवीर भाई। अब आप प्रवीर भाई एक तो ना जब बोले उस पर हाँ करिए। आपने मुझे ऑनर अभी बोला, आपने मुझे 6 नाम गिनाए। आराम से सुनिएगा, अगर मैं गलत होऊंगा तो शांति से सुनिएगा। आपने मुझे 6 नाम गिनाए प्रवीर भाई। आपने बोला कोई गुंडा, कोई गौ तस्कर, कोई भ्रष्टाचारी, कोई तस्कर, कोई बदमाश, ये सारे चले गए बीजेपी में, बीजेपी की वॉशिंग मशीन। मतलब ये टीएमसी में थे तो गुंडे थे, तस्कर थे। आपकी पार्टी में हैं क्या इतने? अभी और बचे हैं क्या? एक आध बचे होंगे, एक अभी है, मतलब आपकी पार्टी में गुंडे तस्कर हैं? हाँ वो ढूंढ रहे हैं, हम निकालेंगे बहुत हैं। ये बहुत बड़ा कन्फेशन है, ये है आपकी पार्टी में। हाँ जो बीजेपी में गए वो तो दूध के धुल गए। वो नहीं, वो छोड़िए ना, बीजेपी से मैं सवाल पूछ लूंगा। आपकी पार्टी में है गुंडे तस्कर अभी? बात कहना चाहती हूँ। सुनिए एक बात सुन लीजिए। नहीं आप सुनिए, जवाब दीजिए। आपकी पार्टी में गुंडे तस्कर हैं? हमारे पार्टी में क्या, पूरे भारत वर्ष में जो शासन कर रहे हैं सबसे बड़ी पार्टी, उनके दल में तो भरे हुए हैं। उनसे सीखते हैं। राजनीति में करप्शन, टीएमसी में ये बहुत बड़ा कन्फेशन है। चलिए ठीक है प्रवीर भाई, ठीक है प्रवीर भाई, मुझे अच्छा लगा, आपकी ईमानदारी का मैं कायल हो गया। आपने खुद माना कि टीएमसी में गुंडे, तस्कर, भ्रष्टाचारी भरे पड़े हैं। मैं आपकी ईमानदारी का कायल हूं सर, बहुत शानदार। ये कम से कम ईमानदारी पॉलिटिक्स में ऐसी होनी चाहिए। ईमानदारी ऐसी पॉलिटिक्स में होनी चाहिए जो वो माने कि हाँ मेरी पार्टी में गुंडे, तस्कर भरे पड़े हैं। वो ठीक है, बीजेपी में चले जाते हैं और बीजेपी पिछले स्तर पे कौन सा पार्टी में नहीं है। और ये सबसे बड़ी पार्टी, इनके तो सबसे ताड़ी पार जो बैठे हैं स्वराष्ट्र मंत्री अपने, आप बोलिए एक ताड़ी पार आदमी स्वराष्ट्र मंत्री बनके बैठे हुए, उस पार्टी का क्या बोले हम? फौद अलीम। उसके बाद नुपुर और शुभराष्ट्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक कमेंट फौद अलीम का भी बहुत जरूरी है। फौद अलीम,
आपकी पार्टी में भी ऐसे लोग हैं क्या? वो तो कन्फेस कर रहे हैं आज नेशनल टेलीविजन पर प्रबीर बिस्वास कि हाँ हमारी पार्टी में ऐसे लोग भरे पड़े हैं। ये बहुत बड़ी कन्फेशन है। आप मेरे मुंह पे बात मत करो। हमारे अभी आपने बोला प्रबीर, अभी आपने बोला प्रबीर। मैं एक सेकंड और बोलने दीजिए मेरे को। हाँ, बोलिए। मैं जी न्यूज के हर एक से क्षमा चाहता हूँ। मैं आगे से अमन का शो में कभी नहीं आऊंगा। पता है, अब देखिए आप फंस जाते हैं प्रबीर भाई, ये गलत है। आपने मुझे बोला कि ये सारे गुंडे तस्कर बीजेपी में चले गए, मतलब आपकी पार्टी में गुंडे तस्कर होते हैं? ये सवाल मैं आपसे ना पूछूं, आपको बुरा लग जाता है सवाल पूछने पर? मैंने आपके बोला आपकी पार्टी में गुंडे तस्कर हैं, आपने बोला हैं और उनकी काट छाट चल रही है, इसका मतलब आपकी पार्टी में है। ये आप परेशान क्यों होते हैं सवालों से? आप क्यों बोले? आप ऐसा क्यों बोले कि मैं भरा पड़ा हुआ है गुंडे तस्कर टीएमसी में? ऐसा मैं बोला कभी? आपने ही तो बोला कि हाँ गुंडे तस्कर है मेरी पार्टी में, चले गए बीजेपी में। हर एक पार्टी में है, हर एक पार्टी में। आपकी पार्टी में है? हर एक पार्टी में आपकी पार्टी में है? आपकी पार्टी में है? आपके मेरे को बुलाया मत करो। आपकी पार्टी में है? आपकी पार्टी में है? भागिएगा नहीं सवालों से। आपकी पार्टी में है? बनाते आपकी पार्टी में है? भारतवर्ष में जितनी पार्टियां हैं सब पार्टी में है। ठीक है, सब पार्टी में, आपकी पार्टी में भी है, बस मान लिया आपने, बात खत्म। तो ठीक है ना सर, मैं तो आपकी ईमानदारी का कायल हूं, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं। कोई प्रवक्ता इतने खुलकर नहीं कहता कि मेरी पार्टी के अंदर भ्रष्टाचारी और जो है तस्कर भरे पड़े। आप मान रहे हैं, अच्छी बात है। मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं। फौद अलीम, फौद अलीम, आप हर एक बात का बना के पेश करते हो। सर आप मान रहे हैं मेरी पार्टी में तस्कर हैं, आप मान रहे हैं भ्रष्टाचारी हैं, मैं क्या ना पकड़ूं उस चीज को? आना नहीं चाहता हूं मैं आपके शो में। ठीक है, चलिए ठीक है। फौद अलीम आपके पास आ रहा हूं। फौद अलीम आप बोलिए। फौद अलीम, प्रबीर बिस्वास, एक मिनट। फौद अलीम आप बोलिए। नहीं, हम तो ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि 34 साल में बाएं महाज के दौर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और बाएं महाज ने कभी भी किसी दूसरे राजनीतिक दल के निर्वाचित प्रतिनिधि, चाहे वो पंचायत समिति, जिला कॉरपोरेशन के काउंसलर हो, म्यूनसिपैलिटी के काउंसलर हो, एमएलए हो या एमपी हो, उसे तोड़ करके बाएं महाज में शामिल नहीं किया। एक भी मिसाल आपको 34 साल में नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि बाएं महाज और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ये बात समझती है, अगर आवाम ने किसी को चुन करके भेजा एक राजनीतिक परिचय के बुनियाद पर, उसे तोड़ करके अपने दल में शामिल करना ये आवाम के साथ गद्दारी करना है। तो हमारा इसमें स्पष्ट ये है कि हमारा बीजेपी गद्दारी कर रही है, इंतजाम है, जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, मैं अपने पार्टी की बात कर रही हूं कि हमारा ये बुनियादी सोच है और आपको कहीं हिंदुस्तान में मिसाल नहीं मिलेगा कि दूसरे दल को तोड़ करके हमने अपने पार्टी में सदस्य पद दी हो। पहली बात। दूसरी बात ये है, ये जो भ्रष्टाचार का मामला है, नरेंद्र मोदी साहब आके जलपाईगुड़ी में कहे थे स्पष्ट कि पश्चिम बंगाल में जो नारदा सारदा के साथ जुड़े हुए हैं, एक को भी वो नहीं छोड़ेंगे। अब वो नहीं छोड़ेंगे का अर्थ ये है, पकड़ के वो सबको भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बना देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जो बात कह गए थे, ये अभी खुलासा हो रहा है। इसीलिए नारदा का जो टेप है, तहकीकात चल रही है, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कह दिया कि ये टेप फेक है। इसीलिए बीजेपी के सदर दफ्तर में जो टेप का खुलासा किया गया था, यूट्यूब के चैनल में बीजेपी ने नारदा का मामला में तमाम टीएमसी नेता को दुर्नीतिग्रस्त कहे थे, उस टेप को हटा करके ये तहकीकात चलते वक्त भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम नेताओं को, आधा से ज्यादा लोगों को अपना सदस्य बना दिए हैं और बाकी आधा अभी भी तृणमूल में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस टेप को फेक करार करके उन बाकी नेता जो तृणमूल में अभी भी पद पकड़े हुए हैं, उनको रियायत दी है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस मामले में नैतिकता हम नहीं माने उपेक्षा कर सकते हैं, क्योंकि उनका तो नीति हो गया है कि बंगाल में अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि आवाम के पास उनका आवेदन है कि वो लोग सरकार टीएमसी के लोगों को देकर के बनाना चाहती है। एक सवाल पूछ रहा हूं फौद अलीम, और मैं जरा गो तस्करी के लिए एक छोटी सी एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं, एक सेंटेंस में कह देता हूं। बोलिए। जो हमारा यहाँ जो गो तस्करी चल रही है, हमारा बंगाल में जो गो तस्करी चलती है, इसका दो पहलू है। एक है कि गाय ट्रक में चढ़ती है और बंगाल में ट्रक से उतरती है।
गाय ट्रक में चढ़ती है तमाम भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में। उत्तर प्रदेश में गाय चढ़ती है ट्रक में, हरियाणा में चलती है, और यहां से गाय बंगाल में आकर के उतरती है। तो गो तस्करी का मामला शुरू होता है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में, और भारतीय जनता पार्टी के हर लोग इससे जुड़े हुए हैं। फौद अली, मेरा आपसे सवाल था, आपने कहा हमारी उपलब्धि है कि नैतिकता के आधार पर आज तक किसी और पार्टी से टूटकर कोई हमारी पार्टी में नहीं आया। सर, सम्मानपूर्वक एक बात, जो हाल है आपकी पार्टी का, कोई आना भी नहीं चाहेगा, और अब कोई नहीं आना चाहेगा, ये आप अपनी उपलब्धि मानते हैं या ये आप नैतिकता का मैं 34 साल का दौड़ का बात कर रहा हूं अमन साहब, मैं 34 साल का बात कर रहा हूं। जब हमारी क्षमता थी, जब केंद्र में हमने सरकार को रखी थी और बंगाल में हमारा सरकार चला, केरल में भी अभी हमारा सरकार चल रहा है, ये आपको जहन में रखना पड़ेगा। हम अपनी क्षमता जब शिखर पे थी उस वक्त की बात कर रही है। नैतिकता की हम बोले ना, नैतिकता का परिचय तब आती है जब आप क्षमता में रहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी क्षमता में है देश में, और उनका नैतिकता का परिचय आज बंगाल में मिल रही है। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये कन्फेशन है। मतलब जो हाल है कोई आना भी नहीं चाहेगा ना, जो हाल है केरल तक बचे, कोई आना भी नहीं चाहेगा। बहरहाल नुपुर, आप जवाब देना चाह रहे हो, उसके बाद शुभराष्ट्र, जल्दी से नुपुर, उसके बाद शुभराष्ट्र। मैं आपके पास आप तो छटनी की बात कर रहे हैं, तो मुझे तब बता दीजिए, शुभेंदु अधिकारी जी ने जब अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था तो क्यों पड़ गए थे आपके कद्दावर नेता उनके पीछे, मत जाओ छोड़ के, मत जाओ छोड़ के? और उसके बाद जब उन्होंने अपने एमएलए इस्तीफा पद से भी इस्तीफा दिया, तब भी आप पीछे पड़े हुए थे। जब आपकी बात नहीं माने तब आपने ओपन कर केस कर दिया। अब तो आप उनको खैर क्रिमिनल बताओगे ही, लेकिन मेरा एक सवाल साफ है आप लोगों से कि आप कह रहे हो कि नारदा शारदा चिटफंड स्कैम में, एक बात मैं आपको साफ कर दूं, मुकुल रॉय जैसे बड़े नेता का भी अगस्त 26 सितंबर 27 को पूछताछ करी है सीबीआई ने, और पहले सप्ताह नवंबर के 2020 के पहले सप्ताह में ईडी ने उनको नोटिस जारी करके बुलाया है पूछताछ करने से। हमारी पार्टी में आके उनके खिलाफ पूछताछ बंद नहीं होगी, लेकिन मैं आज ये जरूर पूछना चाहती हूँ कि जहां पे हमारे न्यायालय का एक तरीके से सुपरवाइज्ड इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, पूछताछ जांच पड़ताल चल रही थी, वहां पे ममता दीदी पुलिस कमिश्नर के पक्ष में प्रोटेस्ट पे क्यों बैठ गई थी? आप अपने आप को देश का हिस्सा नहीं मानते क्या कि सीबीआई के जो वहां पे अधिकारी आए थे, आपकी कलकत्ता पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया था और गर्दन पकड़ के, फोटोज भी आई थी बाहर। तो मैं तो यही, आपने सही सवाल पूछा अमन जी कि गंगा यहाँ नहीं है, ना ये वॉशिंग मशीन है, ये अपने आप को वॉशिंग मशीन समझते हैं क्योंकि अपने समय पे किसी के ऊपर केस ना करते, ना जांच पड़ताल करते, ना होने देते। ठीक है, प्रबीर बिस्वास जवाब दे रहे हैं, उनका जवाब सुन लेते हैं, उसके बाद शुभराष्ट्र, बोलिए आप। पुलिस कमिश्नर को पकड़ने आए थे, बातचीत करने आए थे, उसका तरीका क्या था, कानूनन वो सही है गलत है, वो तो मतलब सबके सामने है, पब्लिक डोमेन में है। ऐसे जबरदस्ती किसी के घर में घुस नहीं सकते कोई। अब नुपुर जी कहेंगे, बोलने नहीं देंगे। अच्छा, बोलने दीजिए ना, उनको बोलने दीजिए। नुपुर बीच में नहीं, नुपुर बीच में नहीं, बोलने दीजिए उनको। जब आप बोल रहे थे वो चुपचाप सुन रहे थे, जब आप बोल रहे थे वो चुपचाप सुन रहे थे, उनको बोलने दीजिए, एक एक करके बोलेंगे। बोलिए प्रबीर भाई, बोलिए बोलिए प्रबीर। अब ये तौर तरीका कैसा रहा वो सब जानते हैं, मैं उस चक्कर में जाना नहीं चाहता। लेकिन फुआदा एक बहुत जरूरी बात कहे है कि ममता बनर्जी ने तृणमूल को लाया है, बीजेपी को लाया है बंगाल में। लेकिन मैं फुआदा को याद दिला देता हूं कि तोपन शिकदार बोल के एक एमपी हुआ करते थे जो गुजर गए बीजेपी के, वो किस जमाने में जीते थे? दमदम से। फुआदा के जमाने में जीते थे या तृणमूल के जमाने में जीते थे? यहाँ बीजेपी को लाने वाला है सीपीआईएम, और सीपीआईएम का जो 21% वोट है वो पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दान में दे दिया, तभी उनका ठहरा हुआ, नहीं तो वो 4 में सिमट जाते। लेकिन ये सब कहानी बंगाल के लोग जानते हैं। ये सब मनगढ़ंत बातें करके बंगाल के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते, ना सीपीएम कर सकते, ना बीजेपी कर सकती है। मैं आगे बढ़ जाऊं? आपने बोल लिया, कंप्लीट कर लिया प्रवीण? मैं आगे बढ़ सकता हूं? आपने कंप्लीट कर लिया ना, क्योंकि उनकी शिकायत रहती है पूरा नहीं। बोल लिया आपने प्रवीण जी? ठीक है, बोलिए शुभराष्ट्र। पहले मुझे शुभराष्ट्र के पास जाना है, बहुत देर से वो वेट करिए। शुभराष्ट्र एक मिनट शुभराष्ट्र का मैं कमेंट लेना जरूरी है, उसके बाद ऊपर मैं आपके पास आ रहा हूं। शुभराष्ट्र, फिर मतलब एक तरीके से ये जो बंगाल में लड़ाई है, मोदी वर्सेस दीदी है, ओवैसी का जवाब तो महागठबंधन हो सकता है ना फिर? जी, मैं उस प्रश्न पे आऊंगी, पर अमन जी मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। डेटा बहुत ही अल्हड़ सी चीज हुई है। डेटा को इंटरप्रेट करना और उसका सही सटीक इंटरप्रिटेशन करना राजनीतिक विश्लेषकों का काम हो सकता है, राजनेताओं का नहीं हो सकता है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि फवाद हलीम जी ने बहुत इंटरेस्टिंगली ये कह दिया कि जब हमारी सरकार थी तो हमने तोड़ जोड़ नहीं किया। मैं फवाद हलीम जी को याद दिलाना चाहती हूँ कि त्रिपुरा में भी उनकी सरकार थी,
वहां पर भी लोग आना जाना नहीं पसंद करते थे, एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन जैसे ही त्रिपुरा के लोगों को एक ऑल्टरनेटिव मिला, आज वहां का पूरा कार्डर लेफ्ट का वो भारतीय जनता पार्टी में लगभग स्थानांतरित हो चुका है। डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की जो हत्या लेफ्ट ने जहां जहां उनकी सरकारें रही हैं वहां वहां उन्होंने की है, इतने तड़प के साथ उनके कार्यकर्ता होते हैं कि वो मौका मिलते ही इधर उधर छिटकते हैं। नंबर एक। नंबर दो, मैं एक बात और याद दिलाना चाहती हूं अमन जी, मैंने अपने इस वक्तव्य के पहले वाले वक्तव्य की शुरुआत में ही कहा था, कोई भी राजनीतिक उद्यमी, सलाहकार या राजनेता सबसे पहले अपनी पॉलिटिकल पार्टी को जितवाने की बात करेगा और उस जीत के लिए तमाम तरीके के जोड़ तोड़ की राजनीति होती है। इसमें मॉरल हाई ग्राउंड लेकर यह कहना कि हम गठबंधन सेक्युलर फोर्सेस का करना चाहते हैं, या हम गठबंधन कम्युनल फोर्सेस से लड़ने के लिए करना चाहते हैं, या हम गठबंधन विकास के लिए करना चाहते हैं, एक बहुत ही अतार्किक सी बात है। डॉक्टर हलीम, जाते जाते बस एक आपसे सवाल, क्योंकि आप पर सब डोरे डाल रहे हैं आपके अनुसार। बीजेपी भी कह रही है, दीदी ममता बनर्जी भी कह रही है कि आप हमसे हाथ मिला लीजिए। आप जो है डिमांड में, हाई डिमांड में है लेफ्ट, आपके हिसाब से तो आपके लिए अछूत कौन है, बीजेपी या टीएमसी? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की मिली भगत 98 से शुरू हुई, जब तृणमूल कांग्रेस की पैदाइश हुई थी। यहाँ से प्रवीण मंडल साहब को शायद याद नहीं है कि तपन सिकदार साहब जब जीते थे, वो टीएमसी के गठबंधन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी चिन्ह पर जीते थे, और टीएमसी के लीडर प्रवीण मंडल जैसे, विश्वास जैसे लोगों ने बीजेपी जिंदाबाद स्लोगन और नारा लगाया था। उसी बुनियाद पर तपन सिकदार जी यहाँ से जीत कर गए थे बंगाल से, ये बात स्पष्ट कर दी जाए। और दूसरी बात ये है कि हाँ, यकीनन भारतीय जनता पार्टी तृणमूल के तमाम जो दुर्नीतिग्रस्त लोग हैं उन लोग को लेकर के तहकीकात का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनेगी तब करेगी, ये पहल करे। ये तो स्पष्ट है कि तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता ने आपके चैनल में कहा कि उनके दल में दुर्नीतिग्रस्त लोग हैं, ये है, और मोदी जी को हराना है। मैं बता रहा हूं, अगर मोदी जी को हराना एक लक्ष्य है आप दोनों का, तो हाथ मिलाने में क्या दिक्कत है? नुपुर जी ने स्पष्ट कर दिया है कि तृणमूल के जो दुर्नीतिग्रस्त लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती। तो हमारा स्लोगन साफ है कि 6 साल का कुशासन मोदी के खिलाफ अगर हमें आवाज उठाना है, और 10 साल तृणमूल कांग्रेस का कुशासन का आवाज अगर बंगाल में उठाना है, तो दोनों को हमें परास्त करना है, दोनों को। शुक्रिया डॉक्टर फौदली, नुपुर शर्मा आपका, शुभ रास्ता आपका प्रबीर विश्वास आपका भी, कि अगर मोदी को ही हराना है, दोनों का एक लक्ष्य है, ममता और लेफ्ट का, तो साथ आने में दिक्कत क्या है? मतलब बंगाल में भी महागठबंधन। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.